वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप झारखंड टेट, सी टेट, बी टेट या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। पार्ट 2 आज मैं शुरू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये पार्ट 2 वीडियो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इसे आप अवश्य देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो का पहला सवाल। यहाँ पे देख रहे हैं विकास से की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। अगला सवाल है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, या सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी की ओर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, ये होता है सिर से पैर की ओर। सिरह पदाभिमुख या मस्तकाधोमुखी में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास 2 प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है, मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट दूर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ये वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास, वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। आप देखें यहाँ पर कौन कौन सा है विकास एवं वृद्धि का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत है, जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतरित होती है। निरंतरता का सिद्धांत से, समन्वय का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत से, व्यक्तिगतता का सिद्धांत से, वंशानुक्रम व वातावरण के अंतरक्रिया का सिद्धांत से, या विकास के क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांत नहीं होता है। अगला सवाल है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कोमेनियस, हॉल या हॉलिंगवर्थ या फ्रायड। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रॉयड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रॉयड ने। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के लैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। उसमें है मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। आप यहाँ पर देख रहे हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो ए ऑप्शन है, ये अधिगम से संबंधित है। बाकी सभी विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। अतः विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला सवाल है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित
नमूने को अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, इसलिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रैखिक होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तिगत भिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला सवाल है, सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। किस तरह का विकास होता है? सिर से पांव की ओर। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पांव की ओर होता है। देखिए यहाँ पर सिर से पांव की ओर होता है। अगला सवाल, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? किस क्रिया का अंग है? विकास का अंग है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम विकास के अंग हैं। मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। निकट से दूर का अर्थ है कि विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ये दो नियम आप याद रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम, ये दो नियम याद रखेंगे। अगला सवाल है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास अलग अलग है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है और क्रियात्मक विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैर तक जाती है, तथा विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। अगला सवाल है, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांतों के कारण होता है। कौन सा सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा? तो यहाँ पर व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये काम कर रहा है, क्योंकि सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत यहाँ पर है। दो व्यक्तियों में सामाजिक एवं मानसिक विकास में अंतर उनके सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण स्तर, परंपरागत एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण होता है, जिसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं, जिससे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। अगला सवाल है, मानव जाति में विकास होता है कब तक? किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। आप यहाँ पर देख रहे हैं जीवन पर्यंत ही विकास होता है मानव जाति में। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं: भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। इस तरह से विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला सवाल है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कोई 3 सही है और 1 गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये सही है। विकास संयोगों का परिणाम है, ये गलत है। संयोगों का परिणाम नहीं होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, पूर्वकथनीय है, यह पूर्वकथनीय है। विकास संयोगों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए विकास संयोगों का परिणाम होता है। अगला सवाल है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की क्या सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों की प्रभावी रूप से संबोधित करने में, सामाजिक एवं विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जानने के लिए बालकों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार को जाने बिना अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती है। अगला सवाल है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, या भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो
तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ये आप देख रहे हैं, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भारत के महान व्यक्तियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है। इस प्रकार से अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? सही क्रम क्या होता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है, 12 से 18 वर्ष से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था 40 वर्ष तक और 40 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला सवाल है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने की स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की या उपरोक्त सभी। तो ये सभी होनी चाहिए 6 से 11 वर्ष के बच्चों के साथ। 6 से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कक्ष में वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बच्चों के सीखने में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और भी बहुत सारे होते हैं जो यहाँ पर होना चाहिए 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। अगला सवाल है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में? तो बच्चा देखिए, बच्चों में अनुभव एवं उनके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त आयु 12 माह की होती है। यदि कोई उनका खिलौना ले लेता है तो उसका प्रदर्शन रोकर करते हैं। 12 माह के बच्चों के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या का होता है। अगला सवाल है, 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी विशिष्टता हो सकती है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। 6 से 11 वर्ष के बच्चे कभी भी सीखने में रुचि नहीं रखेंगे, उन्हें खेल खेल की विधि से हमको सिखाना पड़ता है। तो 6 से 11 वर्ष के आयु के बालकों में सीखने की रुचि नहीं होती है, इसलिए इस वर्ग के आयु के बालकों को सीखने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि। अगला सवाल है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। क्या ऑप्शन हो सकता है? 6 से 7 वर्ष का बालक। तो 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण अभी भी उनमें विद्यमान रहते हैं। वह कोई भी प्रश्न पूछने पर उदासीनता पूर्वक हाँ या नहीं में उत्तर देता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है। विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। नहीं होते हैं कहाँ? बहुत ही खतरा है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, कथन गलत है क्योंकि विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना बनी रहती है। अगला सवाल है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? पहला ऑप्शन है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। इस अवस्था में बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करते हैं। अतः आप देखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा गया है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपनी गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये नहीं होता है।
गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल नहीं लेता है। ये ऑप्शन डी सही होगा, ये विचार विपरीत है। अगला सवाल है, बिग व हंट के अनुसार खाली जगह की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है ना। आप यहाँ पर देखेंगे, बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। बिग व हंट का ये कथन ही है। अगला सवाल, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को ही कहते हैं हम लोग। पूर्व बाल्यावस्था कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ अपना मन बहलाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में दल समूह में बच्चे नहीं रहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष को मानी जाती है। इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता होती है पूर्व बाल्यावस्था की, यानी 3 से 6 वर्ष की? अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, खेलने की प्रवृत्ति है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं अत्यंत प्रबल होता है। नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना, यानी कि उसका जो खिलौना है उसी का है, दूसरे के साथ अपने खिलौना को वो बांट नहीं सकता है। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं होती है, बाल्यावस्था की है। अगला सवाल है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। शैशवावस्था आप जान रहे हैं, प्रथम अवस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं, द्वितीय अवस्था बाल्यावस्था होती है, तृतीय अवस्था किशोरावस्था और चतुर्थ अवस्था होता है जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था में होता है। वैसे भी 13 वर्षीय बालक जहां लिख दिया गया तो किशोरावस्था का ही द्योतक है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न होने पर बालक में विद्रोह भावना का विकास होता है और विद्रोही व्यवहार प्रकट करता है। अगला सवाल, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। सवाल ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। विकास में वृद्धि यानी कि वजन में वृद्धि, संवेग, ज्ञान, आकार, सोच, समझ, कौशल, ये सब में वृद्धि नहीं। तो वजन में वृद्धि से मतलब होता है विकास में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। चूँकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, इसलिए वजन में वृद्धि विकास में वृद्धि माना जाता है। अगला सवाल है, परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो परिपक्वता विकास से संबंधित है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहला नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को देख सकें। आप इस तरह से क्वेश्चन को तैयारी करें, टेट 100% नंबर के साथ आपका कंप्लीट होगा। धन्यवाद।